जिसमें दम होता है वही मौसम के सितम सहता है। जिसमें दम होता है वही मौसम के सितम सहता है। पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ खड़ा रहता है। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपति यादव और आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं सीटेट का बेहतरीन प्रश्न की श्रृंखला। जी हाँ, मैंने स्वयं सीटेट क्वालिफाई किया है। मुझे ये पता है प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कौन सी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये वही सबसे सटीक बता सकता है जिसने उस परीक्षा को स्वयं क्रैक किया हो। जी हाँ, आप लोगों को इतने कम समय में कौन से प्रश्न रटाए जाएं, कैसे प्रश्न आपको दिए जाएं जो आपके बोर्ड परीक्षा में फंस जाएं, तो ऐसे प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए हैं। जी हाँ, आप लोगों को अपना पूरा दम लगा देना है। पूरे दम के साथ आप लोगों को इस परीक्षा में सफल होना ही होना है। जी हाँ, पहला प्रश्न क्या कहता है, देर नहीं करेंगे, एकदम ऐसे प्रश्न भर भर के आएंगे आप लोगों की परीक्षा में। पहला प्रश्न क्या कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। भाषिक नियमों के ज्ञान पर, या समय अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। जी हाँ, आप लोगों का इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। जी हाँ, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, क्योंकि आपके पास जब शिक्षण सामग्री नहीं रहेगी तो आप कैसे शिक्षण करेंगे, कैसे बच्चों को सिखाएंगे, या स्वयं ही आपको सीखना अगर रहता है तो आपके पास अगर कोई सामग्री नहीं है तो कैसे सीखेंगे। उदाहरण के तौर पर आपको आपके परीक्षा सेंटर पर जाना है, आपका जहाँ पर सीटेट की परीक्षा है, अगर आपको कोई संसाधन नहीं मिलेगा, आप किसी यातायात के साधन के द्वारा ही तो जाएँगे। अगर आपको यातायात का साधन नहीं मिलेगा तो परीक्षा के केंद्र पर कैसे पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका सही जवाब समझ चुके होंगे कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। जी हाँ, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? क्या है? एकमात्र संसाधन है, एकमात्र संसाधन है, या साध्य है, या साधन है, या अनावश्यक है। एकदम आसान प्रश्न लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन है। क्या है? साधन है। मैंने कहा कि आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए किसी साधन की ज़रूरत है, तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। जब पाठ्य पुस्तक होगी तभी तो आप पढ़ाएंगे। जी हाँ, और पढ़ाएंगे कब? जब आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे। सीटेट क्वालिफाई कब करेंगे? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ने के लिए समय आपका अब है। कम समय में बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। जी हाँ, कह रहा है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं भाई? पहले तो क्वेश्चन को समझिए, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि आप प्रश्नों को तो समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदीतर। जी हाँ, इस बात को हमेशा याद रखना। हिंदीतर भाषी, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, ऐसे बच्चों को कहा जा रहा है। तो ऐसे बच्चों को कह रहे हैं कि सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, या हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, या हिंदी बहुत कठिन भाषा है, या प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर है। अगर आपने इस भाव को अच्छे से समझ लिया है, इसको अच्छे से समझ लिया है, तो आप तुरंत उत्तर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वो बच्चे हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रायः हिंदी
और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश में हिंदी बच्चा-बच्चा जानता है, लेकिन आप आंध्र प्रदेश में जाएँगे तो वहाँ पर तेलुगु है। अगर आप कर्नाटक में जाएँगे तो वहाँ कन्नड़ है, तमिलनाडु में जाएँगे तो वहाँ पर तमिल है, केरला में जाएँगे तो मलयालम है, बंगाल में जाएँगे तो वहाँ पर बंगला है, पंजाब में जाएँगे तो पंजाबी है, महाराष्ट्र में जाएँगे तो मराठी है। इस प्रकार की भाषाएँ हैं, तो अगर उनको हिंदी पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा मुश्किल का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसका सही जवाब होगा कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसीलिए उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 94 नंबर। अगला प्रश्न कहता है कि कहानी सुनने से क्या होता है भाई? कहानी सुनने से क्या होता है? कह रहा है कहानी सुनने से क्या होता है? आप भी अगर पढ़ रहे हैं तो कहानी सुना होगा, सुनाते भी होंगे। तो कहानी सुनने से क्या होता है? बच्चे प्रसन्न होते हैं। क्या? बच्चे प्रसन्न होते हैं, या बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, या बच्चे अनुशासित रहते हैं, या बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। जी, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। क्या होता है? बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। जी हाँ, कहानी सुनने से बच्चों में ऐसी कल्पना उत्पन्न होने लगती है कि ऐसी परिस्थिति यदि हमारे सामने हो गई होती तो, या ऐसी परिस्थिति भविष्य में हमारे सामने आ जाएगी तो हमें ऐसे करना है या ऐसे नहीं करना है। जी, आप लोग समझ गए होंगे कि कहानी सुनने से बच्चों में क्या होता है? बच्चों में कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? कि बच्चों के अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? कौन सी विधि बेहतर होगी? जी हाँ, समझिएगा। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? जी हाँ, आपको इसका सही जवाब बताना है। अपने अनुभवों को लिखना। क्या होगा? अपने अनुभवों को लिखना, या स्तुतिलेख, या पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, या सुंदर लेख का अभ्यास करना। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा क्या? अपने अनुभवों को लिखना। जी हाँ, अगर आप बच्चों को कह दोगे, कल को आप टीचर हो गए, बच्चों को कह दोगे इस पाठ को पूरा लिख कर के लाना, या इसके सारे प्रश्नों को लिख कर के लाना, बच्चे उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे। तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन-सी विधि बेहतर हो सकती है कि बच्चों से आप ये कहिए कि बच्चों, आपने जो अपना अनुभव ज्ञात किया हो, जो आपने अब तक सीखा हो, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, इस पाठ में आपने क्या अनुभव किया, उस अनुभव को आप लिख डालो। बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, आप लोगों ने भी लिखा होगा। समझ गए? अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न एकदम आसान विश्लेषण और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। क्या है भाई? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, या स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, या अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या मधुर वाणी का प्रयोग। तो क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। क्या? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। समझ गए होंगे कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है कि जब आपको बोलने की तकनीकी पता होगी, तो ऐसे संदर्भ में वस्तु स्थिति के अनुसार आप अपनी बात कहीं कह सकते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाँव। अगर आप उचित बात करेंगे तो आपको हाथी की प्राप्ति हो सकती है, आपको हाथी मिल सकता है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से बात करते हैं तो आप किसी हाथी के पैर के नीचे कुचले भी जा सकते हैं। तो बोलना किसमें महत्वपूर्ण है? अपनी बात को प्रकट करने के लिए। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या है भाई? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना।
जी हाँ, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना या बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना या भाषा संसाधनों का अभाव है या बहुभाषिक बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। आखिर क्या होगा इसका सही जवाब? जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। क्या? उचित रणनीतियाँ तय करना कि अगर बहुभाषिक कक्षा है, तो ऐसे में शिक्षण के लिए अलग-अलग भाषाभाषी बच्चों के लिए आपको अलग-अलग प्रकार की रणनीति तय करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत करने से तो आप पीछे हटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो ऑप्शन डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? अगला प्रश्न कहता है 98 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? जी हाँ, 98 नंबर का प्रश्न कहता है कि एक समावेशी कक्षा में कौन-सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? एक समावेशी कक्षा में कौन-सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कौन-सा कथन है? जो एक चीज़ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि आपसे पूछा है कि सिद्धांतों के प्रतिकूल है, तो आपको याद क्या रखना है कि जो सिद्धांत के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं। पूछ रहा है कि कौन-सा प्रतिकूल है? क्या बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं? क्या भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है या प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है या व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है? जी हाँ, 98 नंबर का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी। जी हाँ, जो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। जी हाँ, एक समावेशी कक्षा में कौन-सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? कहने का मतलब है कि कौन-सा गलत है, आपसे गलत पूछ रहा है, आपसे सही नहीं पूछ रहा है। तो आपका गलत जवाब जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। जो गलत होगा वही आपका सही होगा, क्योंकि गलत ही तो पूछा है कि एक समावेशी कक्षा में कौन-सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। एक-एक प्रश्न को पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ने के बाद ही आपको उत्तर देना है, नहीं तो गच्चा खा जाओगे। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, तो ये गलत है, ऐसा होता नहीं है, ये एकदम गलत है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बेहतरीन वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलती रहे। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? अगला प्रश्न कहता है 99 नंबर का प्रश्न कहता है कि एक एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देते हैं? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? क्या पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली-भाँति समझना, इसको महत्व देते हैं या बच्चों को व्याकरण सिखाना, इसको महत्व देते हैं या स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, इसको महत्व देते हैं या बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना? इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। जी हाँ, आपको महत्व देना है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना है। क्यों? इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप खुद कोई चीज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा अनुभव आपको होगा और जब अनुभव होगा तो आप अच्छे से सीख जाएँगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको तैरना सिखाऊँ, आपको लिख कर के खूब अच्छे से बताऊँ कि आपको पानी में उतरते ही दाहिने हाथ को ऐसे बढ़ाना है, बाएँ हाथ को ऐसे बढ़ाना है, फिर पैर से ऐसे झटका लगाना है। फिर उसके बाद दोनों हाथों पैरों से एक साथ ताकत लगा कर के पूरी ताकत के साथ
आपको तैरना शुरू कर देना, बस आप तैरना सीख जाओगे। आपको खूब अच्छे से रटा दें और उठा करके आपको गंगा नदी में बहा दें, तो क्या आप तैरना सीख जाओगे? नहीं सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे। तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर जब आप प्रदान करेंगे, जब बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर आप प्रदान करेंगे, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आगे अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फिर से याद रखना, कह रहा उद्देश्य नहीं है, इसको महत्वपूर्ण है। फिर बोल रहे हैं कि प्रश्न को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्या स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सकना, या वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, या ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, या विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। क्या नहीं पूछ रहा है, याद रखना, नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, अर्थात कौन सा गलत जवाब है। तो आपका गलत जवाब जो है ऑप्शन बी है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों उद्देश्य। और याद रखना कि जो तीनों हैं ये याद रखना जरूरी है। हो सकता है आपसे ये ना पूछा जाए कौन सा नहीं है, उसमें आ जाए कि कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अर्थात इसका गलत जवाब होगा कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। बाकी तीनों सही है, आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सकना, ये सही है। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, ये सही है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये सही है। गलत जवाब पूछा है, उद्देश्य नहीं है पूछा है। तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 101 नंबर का प्रश्न कहता है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य विभागों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, या बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, या गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, या गृह कार्य देना अति आवश्यक है। 101 नंबर का सही जवाब क्या होगा कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। जी हाँ, कि बच्चों की क्षमता क्या है, बच्चे किस कार्य को कर सकते हैं, उतना ही कार्य देना चाहिए। अगर आप उनके क्षमता से अधिक कार्य देंगे तो बच्चे उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, और जब उनकी पिटाई होगी, जब उनको डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा, तो बच्चे डिसमोटिवेट हो जाएंगे। फिर अगले दिन भी उसी परिस्थिति में रहेंगे, और आपकी जो कक्षा है वो प्रभावशाली नहीं रहेगी, आपका शिक्षण प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो प्रभावशाली शिक्षण के लिए बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। आ जाते हैं 102 नंबर के क्वेश्चन पर। क्या कहता है 102 नंबर का क्वेश्चन? क्या कहता है भाई? 102 नंबर का क्वेश्चन कहता है 102 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। 102 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। 102 नंबर का सही जवाब क्या होगा? सुनना बोलना, या बोलना लिखना, या पढ़ना लिखना, या सुनना बोलना। जी हाँ, 102 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या? बोलना और लिखना। क्या? बोलना और लिखना। जी हाँ, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं बोलना और लिखना। क्यों है? क्योंकि भाषा जो है अभिव्यक्ति का एक साधन है। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का एक साधन है। भाषा के माध्यम से हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं, भाषा के माध्यम से आप समझ रहे हैं, और भाषा के माध्यम से ही आप हमारे पास कमेंट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए भैया। अगला
तो क्या हो जाएगा, 102 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं बोलना और लिखना, क्योंकि बोल करके या लिख करके ही हम अपनी बात को किसी के पास प्रकट करते हैं, किसी के पास भेजते हैं। बिना बोले या बिना लिखे अपनी बात को हम आगे कैसे पहुंचा सकते हैं। आगे आ जाते हैं 102 नंबर। 102 नंबर के बाद 103 नंबर का 103 नंबर का जवाब क्या होगा? जवाब से पहले प्रश्न क्या होगा? 103 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से देखिएगा, प्रश्न आ गया है असत्य है पूछा है। क्या असत्य है पूछा है? तो याद रखना कि कौन सा असत्य है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? फिर से आपको याद दिलाते हैं, कथन असत्य पूछा है। प्रश्न को पूरा पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्या ये सत्य है कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे? या ऑप्शन बी, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं? या ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है? या ऑप्शन डी, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है? जी हाँ, 103 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। फिर से समझिएगा, कथन असत्य पूछा है। कौन सा कथन असत्य है? कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन यही है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो ये सहायक नहीं होता है। क्या ये सहायक नहीं होता है? ये क्या है? तो ये असत्य कथन है। क्या है? असत्य है। तो आपसे असत्य ही पूछा है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 104 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? 104 नंबर का प्रश्न कहता है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में, जी हाँ, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? कौन सा कथन उचित है? अर्थात यहाँ पर आपसे सही पूछा है, कौन सा कथन उचित है? कौन सा भाई? कि विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, या बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, या ऑप्शन सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, या भाषा कौशलों के विकास से अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। जी हाँ, 104 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। जी हाँ, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, क्योंकि बच्चे पहले सुनते हैं, सुनने के बाद फिर बोलते हैं और उसके बाद फिर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर लिखना शुरू करते हैं। तो ये याद रखना आप लोग, ये सिस्टम है। क्या है? सुबो पाली। क्या? सुबो पाली। याद रखोगे ना? सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना। याद रखना, ये तो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, याद रखेंगे आप। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 105 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 105 नंबर का प्रश्न कहता है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? 105 नंबर का प्रश्न कहता है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? कि चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। क्या? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, या चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या पाठ्य पुस्तक में चित्र देखने का प्रचलन है, या चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? 105 नंबर का सही जवाब होगा
105 नंबर का सही जवाब होगा कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। कि अगर बच्चा कोई शेर देख रहा है तो उस शेर को देख करके उसकी एक संकल्पना करने लगता है, क्योंकि अगर शेर को बच्चे ने फोटो में देखा है, चित्र में देखा है, तो उसके द्वारा वो संकल्पना करता है कि शेर ऐसा होता है, शेर ये करता है, शेर यहाँ रहता है, शेर ऐसा करता है, शेर वैसा करता है, शेर ये खाता है, शेर वो खाता है। तो पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही जवाब होगा चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। किसकी सहायता करते हैं? तो बच्चों की सहायता करते हैं। किसकी? बच्चों की सहायता करते हैं। कौन करवाते हैं? आप लोग करवाते हैं, क्योंकि आपको बनना है। क्या बनना है? अध्यापक बनना है। आ जाते हैं 106 नंबर के प्रश्न पर। 106 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 106 नंबर का प्रश्न कह रहा है 106 से 111 कविता की पंक्तियां पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प का चयन करना है भाई। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। पहले पहले तो पढ़ते हैं इसको। क्या है प्रश्न? गद्यांश और पद्यांश ये आप लोगों से जरूर पूछा जाता है, तो आपसे सबसे पहले पद्यांश पूछा गया है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप पहले इस पद्यांश को या गद्यांश को मत पढ़िए। क्यों? पहले आप प्रश्न को पढ़िए, क्योंकि आप इससे आपका समय बहुत जाया होगा। इसलिए सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ करके इसी प्रश्न के जवाब को आप लोगों को खोजना है उस पद्यांश में। प्रश्न क्या कह रहा है? गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? अब आपको पढ़ना है। क्या? इस पद्यांश को पढ़ना है। गहरी नींद में क्या कह रहा है? अब न गहरी नींद में, क्षमा कीजिएगा, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। कह रहे हैं कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। देखो मिल गया ना कि गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है। तो भाई गहरी नींद में सोने का अर्थ है क्या? 106 नंबर का सही जवाब होगा कि गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल बेखबर होना। क्या? बेखबर होना। हो सकता है आपको ये दे दिया जाए घोड़े बेच कर सोना। जी हाँ, याद रखिएगा कि गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ हो जाएगा कि बेखबर होना। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। जी हाँ, पहले प्रश्न पढ़िएगा, उसके बाद में उत्तर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देना। 107 नंबर का कह रहा है कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। कहाँ नहीं जाने देगा भाई? पाताल में, अतल गहराई में, या जहाँ सूर्यास्त होता है, या पतन की राह पर। जी हाँ, इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? 107 नंबर का सही जवाब क्या होगा कि कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देना चाहता है भाई। देखते हैं, अब इसको पढ़ लेते हैं धड़ाक से। क्या है? कह रहा है कि अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। देखिए यहाँ कह रहा है ना, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। तो अतल अस्ताचल का मतलब क्या है? अतल का मतलब गहराई नहीं है। अतल का मतलब है कि आपको विनाश के रास्ते पर, क्या? आपको विनाश के रास्ते पर, जी हाँ, तो देखते हैं विनाश का रास्ता तो नहीं है, लेकिन पतन की राह पर दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पतन की राह पर। क्या हो जाएगा? पतन की राह पर। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 108 नंबर का प्रश्न कहता है कि कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। 108 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कवि किस तरह के व्यक्तियों को जो संबोधित कर रहा है? जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, या जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा
कि जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों को प्रेरित कर रहा है कि जो वास्तविकता से बेखबर हैं। वास्तविकता से बेखबर कौन है? उनको ये पता नहीं कि सीटेट में क्वेश्चन कैसे आएँगे। उन लोगों को, जी हाँ, आप लोगों को कभी संबोधित कर रहा है कि आपको सही रास्ते पर चलना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने समय में पढ़ना है। इसीलिए तो आप लोगों को संबोधित कर रहा है कभी कि जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर रहते हैं, ऐसे लोगों को संबोधित कर रहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है? 109 नंबर पर आते हैं भाई। 109 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कभी लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है कि ताकि लोग गीत सुन सकें। क्या जवाब है भाई? ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। सुबह हो गई है या कवि का दायित्व है? जी हाँ, 109 नंबर का सही जवाब क्या होगा? एकदम आसान सा प्रश्न है और इसका महत्वपूर्ण जवाब आसान सा है, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के रास्ते पर या पथ पर आगे बढ़ सकें। जी हाँ, इसीलिए जो कवि है वो लोगों को जगाना चाहता है। तो 109 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। जी हाँ, आगे अगला प्रश्न क्या कहता है? 110 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 110 नंबर पर आ जाते हैं भाई। अतल अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बेहतरीन प्रश्न पूछा है कि अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई? कौन सा अलंकार है? 110 नंबर का क्वेश्चन। सही जवाब क्या होगा? एकदम आसान सा है। सही जवाब क्या है भाई? 110 नंबर का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या? अनुप्रास अलंकार। क्या? अनुप्रास अलंकार। क्यों है भाई? क्योंकि आ वर्ण की आवृत्ति है ना, और अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है। तो देखिए, आ से अतल, आ से अस्ता चला गया है ना, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न 111 नंबर का प्रश्न। 111 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? देखते हैं। कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? क्या हर्ष हो सकता है, कोलाहल हो सकता है, आकाश हो सकता है, या जागृति हो सकता है? अभी आपने पीछे पढ़ा ना कि कवि सबको जगाना चाहता है, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? जागृति। समझ गए होंगे। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 112 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 112 नंबर प्रश्न फिर से आ गया। आप इस बार गद्यांश आ गया है। तो गद्यांश आ गया है। गद्यांश कह रहा है कि पढ़ करके निम्नलिखित 112 से 20 तक के प्रश्नों को उत्तर देना है। सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न आपको फंसा देते हैं, लेकिन फिर से बोल रहे हैं कि आप पहले गद्यांश या पद्यांश को मत पढ़िएगा, पहले प्रश्न पर चलिएगा, क्योंकि आपको 2 बार नहीं तो पढ़ना पड़ेगा और आपका समय ऐसे बच जाएगा। देखते हैं 112 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 112 नंबर का प्रश्न कहता है कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी, या मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था, या उन्होंने डायरी में सही सी बातें लिखी थी, या उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। तो 112 नंबर का जो प्रश्न है, इसका सही जवाब देने के लिए आपको अब इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या है भाई? कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? देखते हैं क्या गलती का एहसास हुआ है भाई? कि मनु मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह। तो गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़ करके उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जी हाँ, आपने प्रश्न का उत्तर पकड़ लिया। क्या? कि डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 112 नंबर का? कि डायरी में
उन्होंने जो वगैरह शब्द लिख दिया था, इसके लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। तो लेखक मन को अपनी किस गलती का एहसास हुआ, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। अब आ जाते हैं 112 के बाद 113 पर। 113 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 113 नंबर का प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो, या वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं। वो चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। जी हाँ, इसका सही जवाब, चूंकि ऊपर आपने गद्यांश अभी पढ़ लिया था, इसका सही जवाब आपको पता चल गया है। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। अगला प्रश्न 114 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। 114 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? 114 नंबर का प्रश्न कहता है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? भाई क्यों कहा? देखते हैं। दोनों में समय लगता है, या दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल होते हैं, या दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, या दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। क्या है 114 नंबर का सही जवाब? क्या होगा? इसके लिए चलते हैं गद्यांश पर। थोड़ा सा गद्यांश निचला हिस्सा बचा था। गांधी जी ने जो कहा था, देखिएगा, कहा है कि जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है या मालूम हो जाएगा। जो बातें में लिखी जाएं। मन ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मन से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी है। इसमें शुद्ध और सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना का निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई भी बात हो, हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। जी हाँ, तो आ जाते हैं अब 114 नंबर के प्रश्न पर। 114 नंबर का प्रश्न हो जाएगा कि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। क्योंकि गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा इसीलिए कहा था, क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। आ जाते हैं 115 नंबर पर। 115 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 115 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। बात में तो दम है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। अगला क्या है? इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है। या गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, या इससे व्यक्ति का कुछ समय अच्छा गुजर जाता है? जी नहीं, इसका सही जवाब होगा क्या? कि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। आ जाते हैं 116 नंबर पर। 116 नंबर पर आ जाते हैं। 116 नंबर क्या है? कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़ करके क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे, क्योंकि यह नियम था। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और या देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है, या हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। जी हाँ, 116 नंबर का सही जवाब क्या होगा? कि गांधी जी डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और या देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। जी हाँ, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कि डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और या देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। आ जाइए 117 नंबर पर। 117 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 117 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, लेकिन आसान भी है। क्या है? द्वंद्व समास है, या विभाव समास है, या द्विगु समास है, या तत्पुरुष समास है? जी हाँ, बच्चा जानता है। इसका सही जवाब होगा अव्ययभाव समास। क्या होगा? अव्ययभाव समास। प्रतिदिन में समास होगा अव्ययभाव, अर्थात दिनम प्रति या प्रत्येक दिन। अव्ययभाव समास क्या होता है? जिस समास में जो प्रथम पद होता है वो
अव्यय होता है और उसी के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 118 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 118 नंबर का प्रश्न कहता है कि पढ़ा हुआ कितना पच गया है। पढ़ा हुआ कितना पच गया है, इसका क्या अर्थ है? क्या कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, या पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, या पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है, या पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। जी हाँ, 118 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। आपने अब तक जो पढ़ा है, आपने अब तक जो सीखा है, उसमें से कितना आपने अपने अंदर रखा है। क्या पढ़ करके भुला दिया है, या पढ़ करके उसको अपने अंदर में रखा भी है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। तो पढ़ा हुआ कितना पच गया है, इसका सही अर्थ है कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। आ जाते हैं 119 नंबर पर। 119 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? क्या सेवा है, या कारज है, या काज है, या काम है? जी हाँ, 119 नंबर का सही जवाब बच्चा बच्चा जानता है। क्या कि कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्या होगा? काज। क्या होगा? काज। जी हाँ, कार्य का सही जवाब जो तद्भव है वो है काज। क्या? काज। आ जाते हैं इस सेशन के अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न क्या कहता है? अंतिम प्रश्न कहता है कि विचार में इक प्रत्यय लगा करके कौन सा शब्द बनेगा? बहुत आसान प्रश्न, हम समझते हैं इससे हलवा प्रश्न कुछ हो नहीं सकता है। अगर आप लोग ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ लगातार आप इस क्लास से जुड़े रहेंगे तो निश्चित है सफलता आपका कदम चूमेगी। आप लोग जरूर आने वाली परीक्षा में अपना झंडा गाड़ेंगे और सीटेट क्वालिफाई करके आप लोग अध्यापक और अध्यापिका जरूर बनेंगे। जी हाँ, इस 120 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कि विचार में एक प्रत्यय लगा करके कौन सा शब्द बनेगा? तो बन जाएगा ऑप्शन डी। क्या बनेगा? ऑप्शन डी, वैचारिक। क्या बनेगा? ऑप्शन डी, वैचारिक। जी हाँ, आज आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए, बेहतरीन शानदार लाजवाब प्रश्नों के लिए आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।